अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 लेक्चर 15 स्टार्ट हो गया जी हमारा। अच्छा जी, तकरीबन 1 बजे तक क्लास करेंगे आज। 1 बजे फिर जुमा पढ़ने मैंने जाना है, तो 1.5 घंटा तकरीबन है क्लास, जिसके अंदर इंशाल्लाह हम ये वाला सवाल तो कर ही लेंगे और एप्पल वाला सवाल भी हम उम्मीद है कर लेंगे। कंप्लीट ना भी हुआ, हो ही जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ना भी हुआ तो आप कर सकेंगे। बहरहाल ये मैं अभी ऐलान कर रहा हूँ कि अब मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा जिसको मैं ईद के बाद वाले जुमे पे कुछ कर सकूँ पुराने में से। एक रीसेंट टाइम का सवाल जो बचा, मैंने आपको बताया रीसेंट टाइम मैंने डिस्कस नहीं करनी होती, तो अब जो बचा है वो फिर नया टॉपिक ही है। तो जुमे वाले दिन इंशाल्लाह मैं IAS 21 स्टार्ट कर दूंगा, फॉरेन करेंसी का जो स्टैंडर्ड है। इंपॉर्टेंट है, अक्सर जगहों पे यूज़ भी होता है और इस दफ़ा उसका अपना सवाल भी आ सकता है किसी के साथ मिक्स होकर। सो प्लीज़ इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं स्ट्रेच कर सकता, ये देख लें। अब आज का दिन जो है, ये सवाल मैंने आगे चल के ऐसे किसी वक्त कराने थे जो मैं अभी करवा रहा हूँ, तो आज का दिन ही मैं आपको दे सकता था, जो मैंने गुंजाइश दे दी, ठीक है। नया टॉपिक शुरू ना, बाकी गुंजाइश नहीं है, बाकी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट पढ़ो ना, नोट बनाना है इंटेंजिबल पे भी, और वो जो FAR 1 में पढ़ के आते हैं FAR 2 में टेस्ट किया हुआ उसने। ये नहीं कि पुरानी बात है, ये अभी अभी, क्योंकि आई कैप कहता है 10 नंबर तक का मैं पिछले पढ़े हुए में से टेस्ट कर सकता हूँ, तो कर लिया तो ठीक। खैर चलें, जो भी हुआ आप बना ही लेंगे इंशाल्लाह। अब शुरू करते हैं जी काम। सबसे पहले पढ़ें इसको। एडजस्टमेंट नंबर 1 बनाना हमने क्या है, नोट, ठीक है। और पहले वर्किंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर नोट भी बनता रहेगा जी। पढ़ें, एडजस्टमेंट पढ़ें। पेज नंबर क्या है जी, बताएं ज़रा पेज नंबर, मैं ज़रा मिटा रहा हूँ इस वक्त। पेज नंबर क्या है जी इस पास पेपर का? 270। पेज नंबर 270 पर तशरीफ़ ले आइए। पास पेपर 1, पास पेपर 20, एडजस्टमेंट 1। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू इंटेंजिबल्स ऑफ हडेरो लिमिटेड ऑन यकम मई 22। हमारा ईयर एंड है जिस पर हमने नोट बनाना है 31 दिसंबर 22, ठीक है। तो यकम मई 22 पर HL एक्वायर्ड एन 8-year लाइसेंस एट अ कॉस्ट ऑफ 174 मिलियन। तो ये एक्वायर्ड लाइसेंस है इंटेंजिबल, 174 मिलियन पे रिकॉर्ड होगा। HL प्लान्स टू यूज़ द लाइसेंस फॉर 6 years। ये इसकी क्या आ गई जी, यूज़फुल लाइफ आ गई। लाइसेंसेज आर ट्रेडेड इन एक्टिव मार्केट। अब ये एक निशानी है अकल वालों के लिए, अगर उसने रेजिडुअल वैल्यू दे दी तो वो भी हमें लेनी पड़ेगी अमोर्टाइजेशन निकालते हुए, और अगर उसने कह दिया रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ होता है तो रीवैल्यूएशन मॉडल भी हम अप्लाई करेंगे। जबकि आई थिंक पास पेपर 5 था जिसमें उसने ये लिखा तो था कि जहाँ पॉसिबल हो ये, या 7 था शायद सवाल, जहाँ पे उसने कहा था वेयर पॉसिबल, ये 9 है। जिंक लिमिटेड अब्रॉड कस्टमर यूजेस रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वेयर एवर पॉसिबल। लेकिन पूरे सवाल में कहीं पे ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आई थी, तो हमने फिर किस पे रखा था इसको, कॉस्ट, ठीक है ना। लेकिन आज वाले सवाल के अंदर जो उसने एक लाइन दे दी कि लाइसेंसेस जो हैं वो एक्टिव, उनकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती और ट्रेड होते हैं एक्टिव मार्केट के अंदर, तो फिर थोड़ा एहतियात के साथ चलेंगे। आगे कहते हैं ऑन 31 दिसंबर 2022 फेयर वैल्यू ऑफ न्यू लाइसेंस इज वैलिड फॉर 8 years इज 192 मिलियन। अब ये थोड़ी सी उसने ना फनकारी कर दी, ठीक है। 31 दिसंबर 22 पर फेयर वैल्यू ऐसे लाइसेंस की दे रहा है जो उस दिन 8 साल की लाइफ वाला होगा। क्या हमारा लाइसेंस भी उस दिन 8 साल की लाइफ वाला होगा? सोच के बताना। हमने यकम मई को एक लाइसेंस लिया, उसकी लाइफ 6 साल है, ठीक है जी, ओके। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने हमने ये इस्तेमाल कर लिया। अब ये 8 महीने पुराना हो चुका है, ठीक है। अब वो कहता है 31 दिसंबर पे एक नया लाइसेंस जिसकी 8 साल लाइफ है वो 192 का है। वाइल ओल्डर लाइसेंसेस जो हैं उनको बेचा जाता है एट फेयर वैल्यू ऑफ न्यू लाइसेंस वैल्यू लेस 2 मिलियन फॉर ईच मंथ द लाइसेंस हैज ऑलरेडी बीन यूज। जरा बड़े तरीके से इसने फेयर वैल्यू निकालने के लिए दी है। खैर चलें, छोड़ें। कहीं पे ये लिखा हो HL यूजेज रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इस इंटेंजिबल वेयर एवर पॉसिबल। तो क्या लाइसेंस में अब पॉसिबल है कि नहीं है? और बोलो,
है ना पॉसिबल, यूज़ करेगा रीवैल्यूएशन जहाँ पे पॉसिबल है। तो अभी वेयर एवर पॉसिबल एंड अकाउंट फॉर रीवैल्यूएशन यूजिंग नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, डेप्शन एंड अमोर्टाइजेशन आर चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन बेसिस। ठीक है जी। अब पहले तो आप इसको यकम मई 22 पे खरीद कर इसको लेकर आएँ 31 दिसंबर 22। ठीक है, तो डेट, डिस्क्रिप्शन, लाइसेंस, एसेट जो है लाइसेंस, और फिर आगे देखते हैं सरप्लस या लॉस भी आएगा। ठीक है जी। अब जी यकम मई 2022 पर हमने इस लाइसेंस को ख़रीदा है। कितनी कॉस्ट है जी इसकी? 174। 31 दिसंबर 2022 पर इसको डेप्रीशिएट करना है, तो इसकी लाइफ कितनी है जी? लाइफ कितनी है इसकी? लेकिन इसकी एक मिनट, हम कहाँ खड़े हैं? एक मिनट ज़रा रुकना। हाँ 22 में ही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज 48 मिलियन। अब रेजिडुअल वैल्यू को भी हमने टिक करना है और रीवैल्यूएशन मॉडल भी हमने टिक करना है, यानी दोनों टिक हो गए हैं सिर्फ एक लाइन के आने की वजह से। वो लाइन कौन सी है? ये कितने गई? लाइसेंसेज आर ट्रेडेड इन एन एक्टिव मार्केट। इस वजह से रीवैल्यूएशन मॉडल भी अप्लाई हो गया और रेजिडुअल वैल्यू भी हमने अब ले लेनी है। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू में तो दो ऑप्शन है ना, या तो एक्टिव मार्केट हो या फिर थर्ड पार्टी कमिटमेंट हो। तो यहाँ पे तो एक्टिव मार्केट आ गई है, ठीक है, लेकिन रीवैल्यूएशन मॉडल के लिए ज़रूरी क्या है? एक्टिव मार्केट कम तो है। ठीक है, खैर 174 माइनस 48 किया आपने, डिवाइड किया आपने इसको 6 के साथ, ये आ गई 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब कितने महीने आपने इस्तेमाल किया इसको? 8/12 करें, आंसर बताएं। 14 ओके। नहीं जी, बुक वैल्यू कितनी आ गई? 160। ये बुक वैल्यू आपकी 31 दिसंबर 2022 की है। ठीक है, इस दिन अब क्या किया करते थे आप रीवैल्यूएशन में? कुछ याद है? एक लाइन खाली छोड़ते थे और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लिया करते थे। करेंगे इंशाल्लाह और अच्छे तरीके से इसको रिवाइज। अब क्या करें, सवाल आ गया बीच में, छुट्टियां आ गई थी, तो मैंने कहा कर देते हैं। IAS 12 में जाना है ना जब हमने, तो उस वक्त रिवैल्यूएशन को टिका के रिवाइज करना है FR 1 वाली। लेकिन इतनी भूली हुई भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही ये बात याद ना हो, सादा बात है, बस इंटेंजिबल आ गया ऊपर, एसेट जो है टेंजिबल होता था बस। तो रीवैल्यूड अमाउंट जो है, बस इसको ज़रा निकालने का तरीका थोड़ा सा टेक्निकल है। कहता है लाइसेंसेस, ठीक है वो वैलिड 8 साल वाले होंगे, 192 के होंगे, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा ये 192 रेलेवेंट है। लेकिन कैसे? वो कहता है ओल्डर लाइसेंसेस को बेचा जाता है फेयर वैल्यू ऑफ नए लाइसेंसेस। आजकल लाइसेंस जो आ रहे हैं 8 साल वाले हैं, ओके, और 192 के हैं इस वक्त। लेकिन अगर पुराने को बेचना है तो वो कहता है कि 192 में से माइनस करो 2 मिलियन फॉर ईच मंथ द लाइसेंस हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड। मतलब 192 में से आपने 2 मिलियन इंटू 8 करना है, यानी 16। तो क्या आंसर आता है? 176 आ गया। और ये आपके पास गेन कितना आ रहा है? रीवैल्यू सरप्लस कितना आ गया? 16 रुपीज़ का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। और ये आपका अगला कॉलम बन जाया करता था, ऐसे ही है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है जी। और जी उसके बाद अब मज़ीद क्या करें? इसको अमोर्टाइज़ करें मज़ीद इसको? जी ईयर एंड था भाई, अमोर्टाइज़ करके यहाँ तक लाए थे, बस कहानी अब यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी ख़त्म। जी हाँ, नहीं नई फेयर वैल्यू को नहीं, वो तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है जो आप कहना चाह रहे हैं ना। आप शायद रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं। ईयर एंड के ऊपर एसेट की करंट वैल्यू डिफरेंट किस्म की निकल सकती हैं, जिनमें एक फेयर वैल्यू है, एक वैल्यू इन यूज़ है। ये भी तो क्या होती है? इस दिन एसेट की वैल्यू कैसे निकाली आपने? इस दिन की वैल्यू कैसे निकाली? फ्यूचर के कैश फ्लोज को आज डिस्काउंट करके। एक ये भी वैल्यू है, ये भी करंट वैल्यू कहलाती है ईयर एंड पे। एक फेयर वैल्यू हो गई, एक प्रेजेंट वैल्यू हो गई, एक आप कह रहे हैं नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के आप फ्रेमवर्क में पढ़ के आते हैं कि करंट वैल्यू ये तीनों तरह की हो सकती हैं।
आप फेयर वैल्यू निकाल लें, आप वैल्यू इन यूज़ निकाल लें, या आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकाल लें। ये 3 डिफरेंट तरीके से सोचने की बात है अपने एसेट को ईयर एंड पे। लेकिन बात इस वक्त ये हो रही है कि IAS 16 या IAS 38 कौन सी वैल्यू ईयर एंड के ऊपर कहते हैं कि हमने उस पर लेके जाना है? क्या वैल्यू इन यूज़ पे कहते हैं? बोलो। वो तो IAS 36 यूज़ करता था रिकवरेबल अमाउंट निकलवाने के लिए। अच्छा, क्या ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर कहते हैं ले जाओ? एसएल फास्ट तो हमने कभी नहीं सुने थे। ये किस पे वैल्यू करवाता है रिवैल्यूएशन मॉडल? फेयर वैल्यू पे। किस पे? फेयर वैल्यू पे। तो फेयर वैल्यू कैसे निकलती है ये उसने यहाँ पे बताया कि while older licenses sell at fair value of new license value less 2 million of each month, ये यूज हो गया तो इस तरह से निकलनी। ठीक है, बात समझ आई? फर्क समझ आया? फेयर वैल्यू यूज करनी है। स्टैंडर्ड ने फेयर वैल्यू का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वैल्यू इन यूज या रिप्लेसमेंट कॉस्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। गॉट इट? और सही है। चलो अच्छा जी, अब बनाना क्या था हमने? नोट बनाना था जी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, पेज नंबर 270। नाम है बिजनेस का HL हडेरो लिमिटेड। अब ये नाम ऊपर लिखना चाहिए था लेकिन मैंने ज़रा जगह बचा ली। ठीक है, अब हम क्या बना रहे हैं जी? नोट्स टू द, ये भी यहीं पे लिख देता हूँ, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और उसके बाद यहाँ पे कोई नोट का नंबर दे दें जी, नोट नंबर 5 लेट से, और इस नोट का नाम क्या है जी? इनटेंजिबल्स। ठीक है, इंटेंजिबल्स का नोट पहले बना लें, करेक्शन ऑफ एरर का भी बना लेते हैं। ठीक है, अब इंटेंजिबल्स का नोट है, इसमें ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आएगी, पूरा लिखना है आपने पर्चे में, ओपनिंग बैलेंस, फिर एडिशन। अब इंटेंजिबल का नोट है तो क्या सिखाया हुआ है? एडिशन को आपने तोड़कर लिखना है, इंटरनली जनरेटेड और एक्वायर्ड या परचेज। फिर खैर से आपका इस दफ़ा रीवैल्यूएशन भी आ रहा है, तो रीवैल्यूएशन के लिए 2 काम करने पड़ते हैं नेट रिप्लेसमेंट मेथड में, ट्रांसफ़र भी आएगा और रीवैल्यूएशन भी आएगा। ठीक है, तो ट्रांसफ़र और रीवैल्यूएशन। फिर डिस्पोजल हो सकता है अगली किसी एडजस्टमेंट में डिस्पोजल भी आ जाए, वैसे मैंने पढ़ लेना चाहिए था मुझे, लेकिन चलो आप तो सवाल पढ़ के किया करते हैं। ठीक है, और एंड पे क्या आ जाएगा? क्लोजिंग। ठीक है, उसके बाद अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। और अगर कोई इम्पेयरमेंट वगैरह आ गई तो मैंने आपको बताया हुआ अलग से सेक्शन नहीं बनाते, यहीं पे एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसका तरीका फिर ये होता है कि जब सब कुछ लिख लो तो अमोर्टाइजेशन के नीचे एक लाइन खाली रखा करो। किसकी भला? अगर कोई इम्पेयरमेंट आ जाए तो एंड पे छोड़ो, क्लोजिंग से ऊपर एक लाइन छोड़ देना। ठीक है ना, एहतियातन छोड़ दिया करो। पता नहीं है या नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है, शायद होगी, तैयारी तो हमारी होगी ना। ओपनिंग। अब अगली बात, बचपन वाली बात याद करो, अगर रीवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर होती थी तो पहले ट्रांसफ़र लिखते थे आप, फिर ये डेप्रिसिएशन। ठीक है, और अगर ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन होती तो पहले डेप्रिसिएशन फिर ट्रांसफ़र। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे पहले क्या लिखो, लेकिन इससे ज़रा हेल्प मिल जाती है। अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन है तो साल के पहले ही दिन जो ओपनिंग बैलेंस पड़ा होता है उसको ट्रांसफ़र करना होता है, और अगर साल के एंड पे रीवैल्यूएशन करनी है तो जो ओपनिंग होता है और जो इस साल का होता है वो ऐड करके जो क्लोजिंग पे होता है उस दिन वाला ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, आज हमारे साल के अंदर ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन है, तो फिर यहाँ पे मैं क्या कर लूँ? ओपनिंग के बाद पहले क्या लिख दूँ? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस और फिर ट्रांसफ़र। ठीक है जी, ओके। और उसके बाद फिर डिस्पोजल लिख दो, एक लाइन एहतियातन छोड़ दो कहीं इम्पेयरमेंट ना आ जाए, आ गई तो यहाँ पे वहीं पे एडजस्ट कर देंगे। करना क्या है, तरीका सिखाया, यहाँ पे स्लैश डाल के इम्पेयरमेंट भी लिख लेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस फॉर द यहाँ ऐड कर देंगे, क्लोजिंग के अंदर वो खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, अब दिस क्लोजिंग माइनस दिस क्लोजिंग इज इक्वल टू बुक वैल्यू, और उसके नीचे आपको 3 चीज़ें लिखनी होती हैं, वो हम लिख लेंगे इंशाल्लाह। ओपनिंग इस क्लोजिंग में ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे यूँ कर देना ना, आने तो दो। हम क्या करते थे, यूँ नहीं कर देते, स्लैश अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। अब ये इकट्ठा हो जाता है तो फिर क्या होता है, यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस आ गया तो इस क्लोजिंग के अंदर ये दोनों ही आ जाते हैं, अगले साल ओपनिंग में बन जाते हैं। ठीक है, चल अच्छा जी, पर आए तब ना, आएगा तो देखेंगे, आ गया तो लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, चल बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। हमने रीवैल्यूएशन रिवाइज कर ली, ये देखो
ये देखो पास पेपर। अच्छा जी, क्या है नाम इस एसिड का? लाइसेंस। चलो जी लाइसेंस, पहले मुझे बताओ लाइसेंस का ओपनिंग बैलेंस क्या था? इसी साल तो खरीदा आपने। अच्छा खरीदा है तो कितने का खरीदा था? 174। ठीक है, इसकी अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन भी कोई नहीं थी ओपनिंग डेट पर। ठीक है, अब इस साल की अमोर्टाइजेशन, ये मैंने डेप्शन लिख दिया, बहुत माजरत, लिख दूं अमोर्टाइजेशन जो चलेगा? वर्किंग ही है, चल जाएगा। नहीं बाद से केस कराया होना तुसी, मैं लिख ही देता हूँ, 1 मिनट ही लगना है। ठीक है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 14 रुपीज़ का आ गया। अमोर्टाइजेशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, ये 14 आ गया। अब आपका ईयर एंड आ गया, और ईयर एंड के ऊपर अब आपने ट्रांसफ़र करना है अक्यूमुलेटेड एप्शन को या अमोर्टाइजेशन को एसेट अकाउंट में, ताकि वो बुक वैल्यू पे आ जाए। याद आ रहा है? FAR1 याद है? FAR1 अजाब है? नहीं, नेमत है। ठीक है, चलिए अब 14 रुपीज़ ट्रांसफ़र करो, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। ठीक हो गया, और उसके बाद ये एसेट डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट, तो कितने से? 16 से, 16 से आ गया। ठीक है जी, और अच्छा पता नहीं अब डिस्पोजल हो सकता है ना हो, इसका तो नहीं है। ठीक है ना, लेकिन और भी तो हो सकते हैं ना, एडजस्टमेंट्स तो और भी हैं। अच्छा जी, अब रीवैल्यूएशन हो गई जी, एसेट डेबिट हो गया, सरप्लस क्रेडिट हो गया, और कहानी ख़त्म। ठीक है, कहानी ख़त्म हो गई है, ये ईयर एंड आ गया इसका, इसको मज़ीद अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लाइसेंस इज़ ओवर। देख लो, एडजस्टमेंट यहाँ पे एंड हो गई है, रेजिडुअल वैल्यू भी आखिरी बात पे। ठीक है, कर लो इसको क्लोज। अब इसमें कोई चीज़ तो नहीं है। चलो, तो क्लोजिंग क्या आ गया जी? बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए था, सवाल सही जा रहा है। डिस्पोजल कोई नहीं है, तो क्लोजिंग क्या आ गया? क्यों क्यों क्यों? ईयर एंड रीवैल्यूएशन पर अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस जीरो आता है, क्योंकि जो डेप्शन पड़ी होती है वो तो ट्रांसफ़र हो चुकी होती है। तो 176 में से ज़ीरो माइनस किया तो आपकी बुक वैल्यू क्या आ गई जी? 176 ही। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वो 2-3 बातें लिख देनी है कि ये जी रीवैल्यूएशन मॉडल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और 6 ईयर्स। ये जगह भी नहीं बची, अब क्या करूँ? थोड़ा और स्मार्टली लिखते हैं इसको, थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे ज़ीरो हो गया, और ये आ गया 176 रीवैल्यूएशन मॉडल, स्ट्रेट लाइन मेथड, और 6 ईयर्स। ठीक है जी, सही है। नेक्स्ट, अगली एडजस्टमेंट को रिहा करवाएं। जी नेक्स्ट क्या है? पढ़े जी। ऑन 1 जुलाई 2022 HL acquired ऑपरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर है, एट अ कॉस्ट ऑफ 410 मिलियन। HL also incurred cost of 20 million for consulting charges to select and evaluate the appropriate software in alignment with HL's need. अब
ये सेलेक्ट एंड एवेल्यूएट के लिए कंसल्टेंसी आपने ली, किसी एक्सपर्ट बंदे को कहा यार हमें बताओ कौन सा सेलेक्ट करें हम और उसको एवेल्यूएट कर दो। मेरा सवाल, इसको आप कॉस्ट में ऐड करेंगे या इसको इग्नोर करेंगे? भाई ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन तो लाइक वो याद है आपको जब इंटरनली जनरेटेड होता था या जब वो आप वेबसाइट भी बनाते थे, तो ये सिलेक्शन और एवेल्यूएशन जो है ये हमेशा उस फेज़ के अंदर आती थी जो खर्चे होते हैं, ठीक है। इसको हम हमेशा एक्सपेंस आउट करते हैं। ये रिसर्च टाइप फेज़ होता है, ठीक है जी। तो रिसर्च टाइप फेज़ है, यानी मिसाल के तौर पे आप ये सॉफ्टवेयर लेते या ना लेते, ये खर्चा तो आपका हो गया था, ठीक है। तो एसिड की वजह से ये खर्चा नहीं हुआ, ये खर्चा पहले ही हो गया था, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपने, एक्सपेंस आउट करना है। इसको क्या करना है, इग्नोर करेंगे इसको, ओके। वो कंसल्टेंट जो इसको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में आपकी हेल्प करे, उस कंसल्टेंट को आप इसकी कॉस्ट में ऐड करते हैं, उस कंसल्टेंसी को ऐड करते हैं। इंस्टॉलेशन, टेस्ट रन, इसके लिए चल रहा है। अभी तो बात ही ये नहीं हुई थी सॉफ्टवेयर कौन सा लेना, उससे पहले किसी को कहा यार जरा मशवरा दो हमारे लिए कौन सा बेहतर रहेगा। तो दिस इज जस्ट लाइक प्लानिंग, दिस इज जस्ट लाइक रिसर्च। इसको एक्सपेंस आउट करेंगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं। आपने एसिडी कॉस्ट में, परचेज एसिडी कॉस्ट में क्या लेना होता है, उसकी परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जो कि मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट की इंटेंडेड कंडीशन लोकेशन में लाने तक के लिए उस पर लगे। अभी तो यही नहीं सोचा था कि कौन सा लेना है, उस वक्त जो खर्चा हो रहा है वो तो फिर एक्सपेंस ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये धोखा था, इसको आपने क्या कर दिया, इस धोखे को इग्नोर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, HL expects that indefinite life can be achieved if HL incurs future expenditure to enhance its performance standards by integrating artificial intelligence into this। फ्यूचर में ये करेंगे, अच्छा जी। विदाउट सच एक्सपेंडिचर द सॉफ्टवेयर इज प्रोजेक्टेड टू बिकम टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट इन। भैया फ्यूचर में जो करेंगे वो तो बात की बात है, फिलहाल तो यही है 5 साल इसकी लाइफ। जब फ्यूचर में कर लेंगे तो फ्यूचर की कॉस्ट है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाला आपने रूल पढ़ा हुआ है ना जी, ठीक है। उसमें ये देखेंगे कि अगर वो कॉस्ट इनकर करने से इसकी अंदर को अपग्रेड टाइप, इसके अंदर कोई एनहांसमेंट आई है तो उसको कैपिटलाइज करेंगे। फिर जो रिमेनिंग लाइफ उस दिन होगी, उस दिन ये वाली कॉस्ट बची होगी और वो नई वाली कॉस्ट भी अमोर्टाइज कर लेंगे। फिलहाल तो इसका कुछ भी नहीं करना था, ये नहीं है, ठीक है, ये रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये तो क्या कह रहा है, इनडेफिनिट लाइफ कब अचीव होगी, जब इनकर करेंगे फ्यूचर एक्सपेंस। भाई फ्यूचर एक्सपेंस को तो आप एसिडी कॉस्ट में कभी भी ऐड नहीं करते, कभी भी ऐड नहीं करते, ठीक है, और सही है। अच्छा, तो उसके बगैर इस वक्त ये 5 साल की लाइफ नज़र आ रही है इसकी, तो बस ठीक है, इसकी यही लाइफ है। अब ये तो हो गया आपका जो सॉफ्टवेयर आपने लिया है 410 का, ठीक है, इसकी लाइफ 5 साल होगी। ये यकम जुलाई को लिया है तो इसको 6/12 करोगे, अमोर्टाइज भी हो जाएगा, ऐसे ही है, ओके। आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर वुड henceforth सर्व लिमिटेड पर्पज। द एग्जिस्टिंग, अच्छा पहले से भी को पड़ा है, ऊपर तो डेटा है कोई नहीं, चलो है। द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर वॉज एक्वायर्ड फॉर 240 मिलियन ओपनिंग कॉस्ट, क्योंकि ये 31 दिसंबर के ऊपर वो कह रहा है वॉज एक्वायर्ड फॉर 240 एंड एज ऑन 31 दिसंबर 126 हैड बीन अमोर्टाइज। ये इसकी क्या है जी, ओपनिंग अक्यूमुलेटेड, ओपनिंग अमोर्टाइजेशन भी आ गई और ओपनिंग कॉस्ट भी आ गई, बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ ऑफ, ये पुराने की लाइफ भी आ गई। अब ये कोई एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन नहीं है, रिप्लेसमेंट है। ये क्या है, देखते हैं कितना अरसा, देखो ना, आपने यकम जुलाई को एक्वायर कर लिया है नया सॉफ्टवेयर, ऐसे ही है, यकम जुलाई को नया सॉफ्टवेयर एक्वायर हो गया है, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसका लिमिटेड यूज हो जाएगा, और एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर वाज एक्वायर्ड इतने 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 बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ। ऑन 31 दिसंबर HL हैज एस्टिमेटेड द वैल्यू इन यूज ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर टू बी 58 मिलियन। अच्छा, यानी क्योंकि उसका लिमिटेड यूज हो गया है तो फिर उसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारने का ये सोच रहे हैं। दिस वैल्यूएशन हैज बीन कंप्यूटेड यूजिंग कैश फ्लोज प्रोजेक्टेड ओवर द रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ ऑफ मतलब असल कहानी कुछ इस तरह से है। वैसे बाय द वे अभी पता नहीं इसकी ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन अब अगर मैं अमोर्टाइजेशन की बात करूं तो ये जो 126 की अमोर्टाइजेशन निकल चुकी है, ये किस लाइफ की बेस पर है तो 240 को डिवाइड करो ज़रा, 10 से 24 आता है, बोलो, यानी 1 साल की अमोर्टाइजेशन कितनी है। इसका मतलब 126 को अगर आप 24 से डिवाइड करें तो पता लग जाएगा कितने साल गुजार चुका है ये एसिड, कितने, 126/24,
मतलब 5 साल और 3 महीने पुराना हो गया। अब इस हिसाब से तो इसकी ज़िंदगी के अंदर अगर 10 साल लाइफ थी तो 4 साल और 9 महीने इसकी लाइफ बाकी थी। लेकिन चूंकि नया सॉफ्टवेयर आ गया तो अब इसका लिमिटेड यूज़ हो गया, शायद कुछ अर्सा चला रहे हैं, और लाइफ भी कितनी हो गई, 2 साल। अब 240, अच्छा देखो आगे क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन ही यूज़ कर रहा है ना, वो सबके लिए यही कह रहा था, ठीक है। तो जो ओल्ड है वो तो गोल्ड है, 240 माइनस 126 पर पड़ा हुआ था, यानी 114 पर पड़ा हुआ था साल के स्टार्ट में। साल के एंड पर रिमेनिंग लाइफ, रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ कितनी हो गई है, इसको क्या कहा जाता है जी, चेंज इन एस्टीमेट। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी ज़बानी आपको मैंने बताया, ज़बानी कलामी कि इसकी रिमेनिंग लाइफ तो थी 4.25 पौने 5 साल, लेकिन आपने अब क्या कहा, इसकी लाइफ नहीं जी कितनी रह गई है, सिर्फ 2 साल। तो इसका मतलब क्या हो गया, एस्टीमेट चेंज। अगर एस्टीमेट चेंज हो जाए तो इसको क्या किया करते थे आप, बचपन से याद होगा आपको, साल के नहीं साल के स्टार्ट से इसको अप्लाई करते थे और बिल्कुल बुक वैल्यू को ही अब उसके ऊपर डिवाइड करते थे, ठीक है। चेंज इन एस्टीमेट को हम अप्लाई किया करते हैं, अप्लाइड फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द ईयर। अब अगली मुसीबत आ जाएगी, ये लाइफ वाला जो मामला है ना जी, ये बड़ा गड़बड़ है। देखो इस वक्त हम 31 दिसंबर 2000 केड़ा 22 पे खड़े, ठीक है। और यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं जी कि जो ओल्ड है, ओल्ड वो अब कितने साल चलेगा, मजीद कितने साल चलेगा, 2 साल, मजीद कितने साल चलेगा, ज़रा फिर एक बार पढ़ लो। दिस वैल्यूएशन हैज़ बीन कंप्यूटेड यूजिंग कैश फ्लो प्रोजेक्टेड ओवर द रिवाइज रिमेनिंग लाइफ ऑफ 2 ईयर्स। और ये किस दिन किया है, ऑन 31 दिसंबर 22, यानी 31 दिसंबर 22 पर रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 2 साल। इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 2 साल। लेकिन अगर हमने इस एस्टीमेट चेंज को उठाकर साल के शुरू से अप्लाई करना है तो फिर इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ कितनी बनती है, 3 ईयर्स। ये लाइफ बड़ा ही गड़बड़ मामला है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, रिमेनिंग लाइफ क्या बन जाएगी आपकी, यहाँ पर खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ कितनी बन जाएगी, +1 करोगे। ये वाला रिवर्स बैक कर रहे हो ना, यहाँ पे खड़े होकर ये कितनी रिमेनिंग लाइफ है, यानी इस दिन खड़े होकर अगर ओल्ड एसेट की लाइफ 2 साल है तो फिर अगर इसको साल के पहले दिन ले आएंगे तो इसकी लाइफ फिर कितनी है। नहीं समझ आती ये बात, ये मुश्किल पॉइंट है, ये इजी सवाल नहीं था। जिन्होंने आज छुट्टी की है ना समझ के कि ये कोई ऐसे खाना पूरी होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, समझा जाए तो। समझ आया ये वैसे, ड्यूरिंग कहता तो फिर 2 साल के स्टार्ट में भी 2 ही रहता। ये एक्सेप्शन सिर्फ तभी है जब 31 दिसंबर पे खड़े होकर कहे कि रिमेनिंग लाइफ 2 साल। अगर वो यूं कह देता ऑन 1 जनवरी 22 रिमेनिंग लाइफ इज 2 ईयर्स, तो फिर हम क्या लेते, 2 ईयर्स। रिमेनिंग लाइफ क्या लेते हम, 2 ईयर्स ही लेते, ठीक है। अच्छा अगर वो यूं कहता ड्यूरिंग 22 एस्टीमेट चेंज हो गया और रिमेनिंग लाइफ इज 2 ईयर्स, तो इसको अप्लाई तो 1 जनवरी 22 से ही करते, लेकिन रिमेनिंग लाइफ कितनी लेते, 2 ईयर्स। द ओनली एक्सेप्शनल केस क्या है, ऑन 31 दिसंबर 22। और ये भी सिर्फ क्या है, ये रिमेनिंग लाइफ एक ऐसी चीज है जिसमें ये गड़बड़ होती है। अगर रेजिडुअल वैल्यू लिखे तब भी वही रहती है, मेथड गए तब भी वही रहता है। मसला किस में आता है, साल के आखिरी दिन खड़े होकर कह दे 2 साल लाइफ बाकी है, तो साल के पहले दिन से जब अप्लाई करेंगे तो साल के पहले दिन तो फिर 2 साल नहीं ना बचते, इस दिन से ऑनवर्ड्स 2 साल की बाकी लाइफ है जिस तरह वैल्यू यूज इस दिन निकालिए 31 दिसंबर 22 पे। लेकिन अगर इस एस्टीमेट चेंज को हम साल के स्टार्ट में अप्लाई करें तो साल के स्टार्ट में तो इसकी लाइफ जो है वो 5 साल 25 महीने बची हुई है। इस दिन 4 साल 25 महीने कह रहा हूँ, सॉरी 4 साल 9 महीने यहाँ बची हुई है, यहाँ पे कितनी है, 5 साल 9 महीने बची हुई थी। तो ये चेंज इन एस्टीमेट इस दिन हुआ और हमने क्या कहा नहीं इस दिन अब 3 साल बाकी है, ठीक है। तो ऑन 31 दिसंबर 22 हो लिखा हो सवाल में, रिमेनिंग लाइफ इज 2 ईयर्स, तो ये एक्सेप्शनल केस है। आपने फिर क्या करना है, रिमेनिंग लाइफ कितनी लेनी है, क्योंकि हमारा असूल क्या है, चेंज इन एस्टीमेट को हमने अप्लाई करना होता है फ्रॉम। अब सवाल के अंदर जो है डिपेंड करता है क्वेश्चन में वो किस सिचुएशन का, ये तीनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है। हमारी सिचुएशन इस वक्त कौन सी है, ये वाली। तो इसलिए हमने साल के एंड पे अगर 2 साल रिमेनिंग लाइफ है तो हमने जब उस एस्टीमेट चेंज को साल के स्टार्ट पे अप्लाई करना है तो हमें फिर लाइफ को 1 प्लस करके लेना पड़ेगा।
ठीक है, सही है। चलो अब वर्किंग यहीं पे ना कर दूं, फिर वहाँ पे नोट पे जाकर ही लिखते हैं, ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ अमोर्टाइजेशन, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ओपनिंग में कुछ आएगा? ओपनिंग में है ना पुराना सॉफ्टवेयर, बता तो दिया उसने। ओपनिंग कॉस्ट उसकी कितनी है? 410 नहीं 200, 410 ऊपर वाला, सॉरी, ठीक है। ओपनिंग कितनी है जी? 410 दूसरा है, 240 ओपनिंग है, 410 तो नया वाला था ना। ओपनिंग 240 और ओपनिंग 126, तो ये क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर, एक ही है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर ओपनिंग 240 है और इसकी अमोर्टाइजेशन ओपनिंग कितनी है? 126। यहां पे हम मौजूद हैं, ठीक है। अब पुराने वाले ने पूरा साल डेप्रिशिएट होना है, अमोर्टाइज होना है, और नए वाले ने कब आया? यकम जुलाई को, 6 महीने उसने अमोर्टाइज होना है। तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस दोनों का ही आएगा ना। अब सॉफ्टवेयर बेसिकली नहीं रहा, ये सॉफ्टवेयर्स हो गए ना। पहले अकेला था, मैं लिख देता हूँ ऐसे कर, सॉफ्टवेयर्स, अब 2 हो गए ना, एक ये पड़ा था, एक अभी आएगा एडिशन में। एडिशन भी कर लेते हैं, चलो एडिशन करते हैं। ऑन यकम जुलाई 22 एचएल ने एक्वायर किया है, यकम जुलाई 22 को एक्वायर किया 410 मिलियन का। वैसे भी 410 इसी दिन कैपिटलाइज लिए कर रहे हैं कि ये कंसल्टेंसी इसको इंस्टॉल करने के लिए नहीं थी, ठीक है ना, इसलिए इसको इग्नोर किया। तो 410 रुपए का एडिशन। अब ये इंटेंजिबल भी क्या है? इंटरनली जनरेटेड है या परचेज्ड है? कितने का? 410। अब इधर में 240 में हद हो गया, 410, ठीक है। अब इसमें तो कोई एडिशन भी नहीं है, कोई ट्रांसफ़र भी नहीं है, कोई डिस्पोजल भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके सॉफ्टवेयर आ गए, कितने टोटल? 650। अब सिर्फ हमें क्या चाहिए? अमोर्टाइजेशन मिल जाए, हाँ, उसके बाद इम्पेयरमेंट टेस्ट भी लगाना है, लेकिन ये कोई नहीं है, ठीक है। डिस्पोजल भी कोई नहीं है, ये तो कोई नहीं है ना। लेकिन एक चीज़ तो अभी भी इंतज़ार में है ना आपके, वो क्या है? अगर इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाने पर इम्पेयरमेंट लॉस आ गया तो उसकी तैयारी मैंने पहले ही कर ली हुई है, ठीक है, ओके, और सही है। तो अगर आ गया तो वो यहाँ पर लिख लेंगे, उसी में शामिल हो जाएगा, तो ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब सबसे पहले तो आपने अमोर्टाइज करना है इनको, ठीक है। अब इंटेंजिबल्स 2 हैं, तो पहले किसको अमोर्टाइज करोगे, ओल्ड को या न्यू को? तो न्यू को कर लो जी, न्यू को अमोर्टाइज करना है जी। 410 कॉस्ट है, डिवाइड बाय इसकी लाइफ 5 साल है, 6/12 जी। लाइफ 5 साल डिसाइड कर चुके हैं हम। ये देखो, मैंने कहा था इंडेफिनिट को साइड पे रखो, वो तो जब एडिशनल सब्सिक्वेंटली जाके खर्चा करेंगे तब की बात है ना, अभी तो नहीं है ना। इसलिए वैसे कल कितने लोगों ने वादा किया था और आज सिर्फ 5 बच्चे आए, कोई गल नहीं, ये भी डेवो है, ये नहीं रुक दी जी। तो 5 साल लाइफ हमने यहाँ से उठा ली थी, ये किधर गई है, ठीक है। तो इसको डिवाइड बाय 5 किया और कितने महीने इसको इस्तेमाल किया हमने? 6/12। आंसर बताओ? 41। उसके बाद ओल्ड जो है, ओल्ड, इसमें एस्टीमेट चेंज आ गया। तो एस्टीमेट चेंज आए तो जिस दिन एस्टीमेट चेंज आया वो कौन सा दिन है? हम स्टार्ट पे उठा कर ले आए। इस दिन खड़े होकर बुक वैल्यू कितनी है? वो सवाल में गिवन है, 240 और 126, इसको नेट कर लेंगे, ठीक है। 240 माइनस 126, ये क्या आता है? ये क्या आता है? ये 114 क्या है? बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, डिवाइड करेंगे इसको रिवाइज्ड एस्टीमेट से, यानी कि रिमेनिंग लाइफ से। और वो कितनी लेनी है यहाँ पर, 2 या 3? यही तो कवाली करता रहा हूँ इतनी देर से, 3 करना है, ठीक है। अब ये आपका आंसर आ गया 38। तो टोटल कितना बन गया? 79, ठीक है जी। ये 79 का अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें। अच्छा, पुराने वाले को अमोर्टाइज करना है, लेकिन फिलहाल वो इम्पेयरमेंट ऐसे गुजारना, लेकिन फिलहाल अमोर्टाइजेशन तो पूरी रिकॉर्ड करें ना। इसकी एंट्री जो होती थी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, ये वर्किंग का रेफरेंस दे देना यहाँ पे, वर्किंग 1 का रेफरेंस यहाँ पे, वर्किंग 2 का यहाँ पे, ठीक है। कितना आ गया? 79। मैं दे ही देता हूँ रेफरेंस, ये फिगर आई है वर्किंग 1 से, ठीक है। ये भी वर्किंग 1 में ही आई थी, ओके। उसके बाद
ये फिगर आई है वर्किंग 2 से, बाकी तो सब चल रहा है वैसे। हाँ जी, अब इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लो क्योंकि उसने डेटा दे दिया इम्पेयरमेंट, ठीक है। इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है तो आपको क्या 2 चीज़ें कंपेयर करनी पड़ती हैं जी? हाँ, किसकी? पुराने वाले की, नए वाले की? ओल्ड की ही इम्पेयरमेंट टेस्ट है ना, तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए आपने ओल्ड की बुक वैल्यू लेनी है। अब ये इम्पेयरमेंट टेस्ट किस दिन लगाओगे? 31 दिसंबर 2022 पे। आप ना स्टार्ट में खड़े हो जाना, ओके। तो आपको बुक वैल्यू चाहिए। अब बुक वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 31 दिसंबर 22 से बुक वैल्यू निकालेंगे तो आप 114 पे पहुंच चुके थे, इसमें से माइनस कर दें 38 को, क्या आंसर आता है? अच्छा, आप इसको यूँ भी कर सकते थे, 240 था ना असल में, उसमें से 126 निकल चुका था और 38 अब निकाल दो, ये ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि जैसे आपको कंफर्म, जैसे बेहतर लगे, ठीक है। तो बोलो, कॉन्फिडेंट जैसे फील करें। एक ही बात है, 2 तरीके से लिखी हुई है, बोलो क्या आता है आंसर? 76। ये क्या है जी? इसकी बुक वैल्यू। क्या है इसकी? बुक वैल्यू। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए? रिकवरेबल अमाउंट। और अगर सवाल में सिर्फ उसने वैल्यू इन यूज़ दी हुई है तो उसी को ही हम क्या कह दिया करते थे, या इस 36 में पढ़ा था, रिकवरेबल अमाउंट। यही है, दोनों चीज़ों में से हायर लेना होता है ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़। लेकिन स्टैंडर्ड ने खुद लिखा था, अगर कभी सवाल में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल गिवन ना हो तो वैल्यू इन यूज़, असल एसिड बिकता नहीं भी है, आपके इस्तेमाल की वजह से आपने रखा होता है, तभी फ़ायदा दे रहा है, तो वैल्यू इन यूज़ ही जो है उसकी रिकवरेबल अमाउंट कंसिडर होगी। तो सवाल में रिकवरेबल अमाउंट उसने डायरेक्ट दी हुई है, वैल्यू इन यूज़ दी है? वैल्यू इन यूज़ दी है। HL एस्टिमेटेड वैल्यू इन यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर टू बी 58। ओए होए, तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ गई जी? अब आपका जो एसेट है वो 58 पर लिखना चाहिए, किताबों में पड़ा 76 पे है, ओवर स्टेटेड है। कितने से? ये 18 रुपये क्या है जी? इम्पेयरमेंट लॉस है। आप इसको रिकॉर्ड करें ताकि आपका एसेट जो है वो राइट डाउन होकर 58 पर आ जाए। अब चूंकि 2 एसेट्स हैं तो ये नज़र नहीं आएगा 58, ये भी पड़ा होगा, लेकिन एंट्री करो, 18 की एंट्री बनेगी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। तो यहाँ पर मैंने वो हो गया जिसका डर था, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन या अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट, दोनों ही यहाँ पर हम लिख लिया करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बस जगह इसलिए छोड़ी थी, इम्पेयरमेंट लॉस भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस P&L में डेबिट और उसको दूसरा इम्पैक्ट अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ पर क्रेडिट, ठीक है। वर्किंग नंबर 3 ये इस तरह से भाई होगा। किसने पूछा था? यहाँ से समझ आ गई? अब ये इकट्ठा हो जाएगा, ये इस क्लोजिंग के अंदर अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन भी पड़ी होगी और इम्पेयरमेंट भी पड़ी होगी, ठीक है। आंसर बताओ। 223, ठीक जी। और 650 में 223 निकालो, 427, ठीक है। इसमें कंफर्म बात है, पुराने वाले सॉफ्टवेयर 58 पे पड़ा है, ठीक है। चेक करना हो तो बेशक कर लेना। 410 में से आप 41 माइनस करो, कितना आता है? 410 में से 41 माइनस करें तो नए वाले की बुक वैल्यू आ जाएगी। 410 माइनस 41 करो, ये मैंने किया है। 410 नया एसेट की कॉस्ट है, माइनस 41, इसकी बुक वैल्यू क्या है? 360। इधर आकर जरा 427 में से 369 माइनस करो, 58 बचेगा। क्यों? कि पुराना एसेट 58 पे राइट डाउन करके ले आए हम इस एंट्री के बाद, ठीक है। तो कॉस्ट मॉडल यूज किया, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया और लाइफ यूज किया जी हमने 3 साल भी और 5 साल भी ना, ये देखो। तो ये दोनों लिख दो, 3 to 5 ईयर्स, कोई मसला नहीं, यूँ लिखोगे 3 to 5 ईयर्स। सारा FAR 1 ही रिवाइज करा दिया उसमें से, और तो और करेक्शन ऑफ एरर का नोट भी डाल दिया। खैर FAR 1 की रिवैल्यूएशन को हम बहुत टिका कर जो है ना रिवाइज करते हैं यहाँ पे, इधर FAR 2 के अंदर, इसलिए काम नहीं करना आप। चलें जी, नेक्स्ट। नंबर 3, ड्यूरिंग द ईयर 2022 इट वॉज, पता लगा दैट एंटायर कॉस्ट ऑफ 1050
incurred on product development has been recorded as intangible without considering following pertinent facts. अच्छा, ये गलती बाद में देखेंगे, ठीक है ना, पहले हम वो कर लेते हैं जो होना चाहिए था, फिर गलती का इम्पैक्ट जो है वो बस रिवर्स ही करना होता है। तो वो नोट ना बनाना हो तो पीपीई के नोट पे तो वैसे ही नहीं आता, तो पहले जरा सीधा करके पढ़ते हैं, इसको एंड पे देखते हैं, ठीक है। ये मैं छुपा देता हूँ। चलो, द प्रोडक्ट डेवलपमेंट वॉज कमेंस्ड ऑन 1 अगस्त 21। तो स्टार्ट हुआ है जनाब प्रोजेक्ट, ये करते होते ना आप स्टार्ट किस दिन जी? 1 अगस्त 2021। ये तो पिछले साल की बात है ना? हाँ, आगे कहता है अप टिल द लॉन्च डेट ऑफ 1 अक्टूबर 22। तो लॉन्च किस दिन हो रहा है? 1 अक्टूबर 22। अब पता नहीं बीच वाली कहानी क्या है, पढ़ो आगे। खैर, द फॉलोइंग, वो कहता है 1 अगस्त 21 से ये काम शुरू हुआ था और 1 अक्टूबर 22 तक फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वर इनकर्ड। इसका मतलब ये सारी की सारी कॉस्ट जो हैं ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने 21 वाले हैं, और इधर से 9 महीने, 9 और 5 कितने बनते हैं? इतना नहीं पता तो 14 मंथ्स। देखो ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू हुई 1 अगस्त 21 को और अब टिल लॉन्च डेट 1 अक्टूबर 22 ये खर्चे हुए हैं। तो इसका मतलब 1 अगस्त 21 से 30 सितंबर 22 तक कितने महीने बनते हैं? 5 महीने 21 के, 9 महीने 22 के, तो 14 महीने बन गए। ये 14 महीने के खर्चे हैं सारे। उसने ऊपर लिख दिया, ठीक है ना। हाँ, इक्विपमेंट तो पीपीई होता है ना, तो उसके अपने रूल्स हैं। अब ये हर बार ही ऐसी एडजस्टमेंट आ रही है, देख लो कितने सवाल कर चुके अब तो, पढ़ा हुआ वही आई जा रहा है, ठीक है। अच्छा, बीच में अब उसने आके अगली बात ये बताई, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल वाज मेट ऑन। तो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया किस दिन मेट हो रहा है जी? वाज मेट ऑन 1 फरवरी 2000। तो जी इधर आ गया हमारे पास रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, शुक्र है ये मिल गया, 1 फरवरी 2022। इसका मतलब ये हुआ अगस्त से दिसंबर तक 5 महीने और फिर ये 6 महीने, जो 1 फरवरी तक 6 महीने, यानी 31 दिसंबर तक 6 महीने, ये तो एक्सपेंस आउट होने हैं, ठीक है जी। और बाकी ये जो है वो 8 महीने जो बनते हैं ये क्या होंगे? कैपिटलाइज, ठीक है जी। टोटल वही 14 महीने थे। टोटल कितने महीने हैं जी? 14 मंथ्स। ये मैं आपको कह रहा था, ठीक है। ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड एक्सेप्ट द इक्विपमेंट विच वाज। ये पहले पढ़नी चाहिए लाइन, मैंने पहले ही 8 मंथ, खैर मैंने अभी कौन सा इनको बांटा ऐसे करके, तो बांटते हुए ज़रूरत पड़ती है। खैर, all costs have been incurred evenly during the period except equipment which was purchased specifically for this product development on 1 सितंबर 21। the useful life of developed product is estimated at। अब ये एक थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो चलो देखते हैं आगे चल के इसकी हाँ लाइफ गिवन है। यूज़फुल लाइफ का मतलब ही यही है कि ये 5 साल तक फ़ायदा देगा। इसके लिया इसीलिए है, लेकिन इसकी लाइफ उन्होंने ये नहीं कहा कि बस ये इसकी लाइफ 30 सितंबर को ख़त्म हो गई है, बल्कि कह रहे हैं इसकी यूज़फुल लाइफ 5 साल है। मतलब लिया इसलिए था, लेकिन इस्तेमाल करके इस पर रख देंगे, फिर किसी और प्रोजेक्ट पे यूज़ कर लेंगे, फिर रख देंगे, फिर और पे, फिर और पे, फिर और पे, जैसे करते आए वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। इक्विपमेंट को कैपिटलाइज करेंगे और उसकी डेप्रिसिएशन को जो है वो आपने ऐड करना है इंटेंजिबल, ठीक है। अच्छा, बस कहानी ख़त्म हो गई। लो, अब इधर से मुझे बताओ कि ये जो 150 है, बल्कि एक सारे के सारे 14 महीने के हैं यार, ज़िंदगी सुकून में ना ले आए, हर एक को अलग अलग करते रहेंगे। टोटल करो इनका 150 जमा, ये कैपिटलाइज हो सकते हैं इनमें से, जमा 160 जमा 320, टोटल कितना बना? 600। ये 630 जो है ये 14 महीने का खर्चा है, इसमें से 8 महीने मेरे काम के हैं, इसमें से 8 महीने मेरे काम के। कितना बनता है? ये 360 जो है ना जी, ये मेरा इंटेंजिबल है, ठीक है। और इस इंटेंजिबल को मैं अमोर्टाइज करूंगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 साल पे, और इसकी लाइफ भी कहीं पे बताई हुई थी उसने, यूजफुल लाइफ ऑफ डेवलप प्रोडक्ट कितने? 8 ईयर्स, ये ठीक है। तो ये जो आपका आएगा आंसर, ये आंसर अमोर्टाइज होगा, ओके। अच्छा, जो एक्सपेंस में जाना है, क्या मेरे सवाल के हिसाब से उसकी कोई ज़रूरत है फ़िलहाल जो मैं नोट बना रहा हूँ?
तो P&L में जाना है ना, बी रिक्वायरमेंट की तो बात नहीं कर रहा मैं। ये हो गया। अच्छा, अभी इंटेंजिबल में सिर्फ यही नहीं है, इंटेंजिबल में ये कितना आया था अभी बताया था आपने, ये कितना आया था, ये भी वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है, 360 प्लस इसके अंदर क्या होना है, ये 420 का जो इक्विपमेंट आया है इसकी लाइफ कितनी है, 5 साल, और ये किस दिन आया है, यकम सितंबर को, तो सितंबर ऑनवर्ड्स, तो सितंबर 21 में, अच्छा, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने भी एक्सपेंस में जाने हैं मेरी बला से। अब हमारे साल का जनवरी भी एक्सपेंस में जाना है, हमारे साल में तो वही 8 महीने ही बनते हैं। अब इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो इसके पूरे साल की अमाउंट डेप्रिसिएशन आएगी। हमें पूरे साल की नहीं चाहिए, हमें कितने महीनों की चाहिए, कितने, 8/12 कितना आता है, ये दोनों मिलकर हमारा इंटेंजिबल बन रहा है। सही है, इतना, यानी कि इतना मुश्किल काम कोई नहीं होता, ये तो बस जो है वो थोड़ा सा हिम्मत के साथ इसको देखने की ज़रूरत होती है। फिर खामोशी केस में अजम्पशन लेनी पड़ती है ये वाली, तो बिल्कुल ले लीजिएगा, और कोई हल भी तो कोई नहीं है। अभी तो वो बोल रहा है ना, हर सवाल में से बोलता है, खामोश कभी नहीं हुआ, आपको ये पूछना ही चाहिए था। खैर चलो, हो भी जाए तो क्या करेंगे, अजम्पशन ले लेंगे, उसको लिख देंगे कि आई हैव अज्यूम्ड इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, आई हैव अज्यूम्ड कि सारे खर्चे जो हैं वो इवनली इनकर हुए, ठीक है। चलो, अच्छा जी, वर्किंग नंबर 4 पे काम पहुंच गया, और मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल। वो तो मैंने वैसे ही वहाँ पे कर दिया ना, प्रॉपर वर्किंग करनी है ना, वो तो ऐसे ही बस गपशप में काम चलता गया, हमने तो अपनी वर्किंग शो करनी है पर्चे में। तो कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल में आपकी कॉस्ट आई थी, ये हमने यूँ शो करना है, ये 630 कहीं पे नहीं लिखा हुआ सवाल के अंदर, ये यूँ लिखना है हमने, 150 प्लस 160 प्लस 320, ये जो टोटल, जो भी टोटल हुआ है इसको डिवाइड करना है हमने 14 से, यानी यूँ कर लेना, इंटू 8/14, आंसर इज 360, ये आपने खुद लिखवाया था, ठीक है। उसके बाद ये डेप्रीसिएशन ऑफ इक्विपमेंट है, ये निकालने के लिए आपने 420 पकड़ा, डिवाइडेड बाय 5 किया, इंटू वही 8/14, ठीक है। वो तो पहले इंटेंजिबल तो निकल लेना बेटा, अमोर्टाइजेशन तो इंटेंजिबल की निकलनी है ना, इंटेंजिबल बन तो लेने दो, पहले इंटेंजिबल बनेगा फिर इसको मोटाइज भी इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। अभी मैं कैपिटलाइजेशन तो कर लूँ ज़रा जी, क्या आता है आंसर, अभी बताया था आपने 56 आ गया, तो आपका कितने पर रिकॉर्ड होगा इंटेंजिबल, 416 पे, वेरी गुड, 14, ये 8/12 करेंगे, सॉरी ये 8/12, ठीक है, सॉरी जी। अब ये 416 वर्किंग फोर्स से रेफर करो, ये क्या चीज़ है भला, ये क्या था, तो प्रोजेक्ट ही लिखा हुआ था मेरे ख्याल में, है ना, वो प्रोजेक्ट ही लिख दो आप भी, चलो प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट, जो भी है लिख दो, प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट। अब साल के शुरू में कुछ भी नहीं था, वो तो काम चल रहा था, लेकिन ये तो हमारे साल के पहले महीने में भी कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, दूसरे महीने के पहले दिन जाके हुआ, तो इंटेंजिबल यहाँ पे कोई नहीं था ओपनिंग में, ओके, ठीक है जी। उसके बाद इस बार क्या हुआ है, इंटरनली जनरेट, कितना, 400 कितना बोला था आपने, 416, तो ये 416 पर एडिशन आ गया, ये वर्किंग नंबर 4 में आपने निकाला, एग्जामिनर को दिखा देंगे छोटा सा ऐसे, ठीक हो गया। नेक्स्ट, परचेस्ड कोई नहीं, इसके ऊपर इसकी रिवैल्यूएशन भी नहीं, कोई जिक्र ही कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये 410 पर ही, 416 पर ही नज़र आएगा। अब अगली कहानी आती है, ये इंटेंजिबल है तो इसकी अमोर्टाइजेशन की कहानी क्या है, तो उसकी अब करेंगे अमोर्टाइजेशन, ठीक है। अमोर्टाइजेशन के लिए हम वर्किंग नंबर 5 कर लेते हैं, यहीं पे हो जानी है वर्किंग 5 जी। अमोर्टाइजेशन निकलेगी 416 डिवाइडेड बाय, अब इसकी लाइफ ये पड़ी है 8 ईयर्स, ठीक है, इसकी लाइफ 8 साल है, और ये लंच किस दिन हुआ है, लॉन्च 1 अक्टूबर, तो 3 महीने, तो डिवाइड बाय 8 साल इंटू 3/12 जी, ये 13 रुपए की अमोर्टाइजेशन
वर्किंग नंबर 5, यहाँ पे कोई रीवैल्यूएशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं आया, कोई इम्पेयरमेंट का कोई जिक्र शिक्र कोई नहीं है, तो ये 13 हो गया और बुक वैल्यू आ गई 403 ही आती है ना। कौन सा मॉडल है? कॉस्ट मॉडल, स्ट्रेट लाइन मेथड, लाइफ 8 ईयर्स। पार्ट 2 स्टार्ट कर दें।